बट सबसे ज़्यादा जिनको व्हील चेयर तक पहुंचा दिया गया, जिनके पैर खराब कर दिए गए, वो खालिद सैफी थे। 27 तारीख को सुबह जब मंडोली जेल में मिलने गई तो मैंने उनको व्हील चेयर पे आते हुए देखा। उनके हाथों पे निशान थे डंडों के, उनके बाल नोचे हुए थे यहाँ से, उनकी दाढ़ी उखाड़ी गई थी, पूरा यहाँ से दाढ़ी के बाल नहीं थे, उनके चेहरे पे खरोंचने के निशान थे, नेल्स के निशान थे। तो ये वो हिस्से थे जो मुझे दिखाई दिए थे। आप लोग सोच के देखिए कि आपको एक कमरे में बिठा के 5 से 7 पुलिस वाले, 2 ही पुलिस वाले सोच लीजिए अपने लिए कि 2 पुलिस वाले आपको एक कमरे में बिठा के बैठे हुए हैं और आपके ऊपर खड़े हुए हैं कि बताओ, करो, बोलो, कुछ बोलो, तो आपको खुद सोचने में मजबूर हो जाओगे कि हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। क्या कसूर है खालिद सैफी के बच्चों का जो 20 महीने से अपने बाप का इंतजार कर रहे हैं। 20 महीने आप सोच भी नहीं सकते उन 20 महीनों के बारे में। आपके लिए सिर्फ कहना बहुत आसान होता है कि पता ही नहीं चला कि इतने महीने निकल गए। हमसे पूछिए कि वो महीने कैसे गुजर रहे हैं। एक एक दिन, एक एक पल हमारे लिए वो 20-20 महीनों के बराबर है। उनकी गलती सिर्फ और सिर्फ इतनी थी कि वो मजलूमों के लिए और जितने भी लोग सताए हुए थे उनके लिए सड़कों पे उतर के आवाज उठाते थे। इन लोगों में हिम्मत है जो जेल के अंदर रह के किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं है, लोगों को जमीन पे सो रहे हैं, पता नहीं कैसा खाना खा रहे हैं। क्योंकि मेरी खालिद से बात होती है तो वहाँ के खाने के बारे में बताते हैं। तो अगर आप पूछेंगे ना उनके परिवार वालों से या मुझसे पूछेंगे तो हमारे हलक के नीचे वो खाना नहीं उतरता। जब हम उनका जानते हैं कि वो दाल मिलती है पर उसके अंदर दाल नहीं होती, रोटी वैसी होती है, आप लोग अपने घर में कहते हो कि कच्ची रोटी है, पक्की रोटी है, रोटी के बजाय कच्चा आटा होता है वो। सर्दियों में गर्म पानी नहीं मिलता, जो मिल रहा है ठंडा है, आपको उसी से ही नहाना पड़ेगा। नहाना है तो नहाओ, नहीं नहाना मत नहाओ। आपको गर्मियों में वहां एसी, कूलर भी नहीं है, लगा हुआ सब कुछ है, गीजर भी लगे हुए, कूलर भी लगे हुए, पर ना उनको चलाना है ना उनको सही करवाना है। शुक्रिया आप सभी का, और आप सभी का भी शुक्रिया जिन्होंने हमें यहाँ पे इन्वाइट किया है अपनी बात रखने के लिए। मैं आप सब खालिद सैफी को जानते ही हैं। पिछले 20 महीने से वो जेल में है और जो यूएपीए का FIR 59 है उसमें सबसे पहले अरेस्टिंग खालिद सैफी जी की ही हुई थी और अब तक ये उनका एक लेटर भी आया था। अगर आप लोग अगर वो सुनेंगे या पढ़ेंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा खौफनाक है पढ़ने में ही। उसके बाद जब उनको बेल मिलने वाली थी, इशरत और खालिद सैफी दोनों एक साथ ही अरेस्ट हुए थे सेम जगह से, कुरेजी प्रोटेस्ट से। उनके साथ भी जगतपुरी थाने में टॉर्चर हुआ, बट सबसे ज़्यादा जिनको व्हील चेयर तक पहुंचा दिया गया, जिनके पैर खराब कर दिए गए, वो खालिद सैफी थे। जब 14 डेज के बाद खालिद और इशरत को बेल मिलने वाली होती है, इशरत आपा को मिल जाती है और उनको अभी मिली नहीं थी, फौरन ही इमीडिएट उनको FIR 59 में यूएपीए में अरेस्ट कर लिया जाता है। हमें नहीं पता कि वो क्या था, कैसे था, यूएपीए क्या है। मतलब मुझे तो ये भी नहीं पता था जिस दिन उनको 26 फरवरी को फर्स्ट डे अरेस्ट करा था, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है। कुछ लोग आए थे मेरे घर भागते हुए कि खालिद भाई को पुलिस ले गई है। तो मुझे लगा कि शायद जिस तरीके से वो कई बार प्रोटेस्ट में जाते हैं और डिटेन कर लिया जाता है आधा घंटा 1 घंटे के लिए, तो मुझे लगा कि शायद वैसा ही कुछ हुआ होगा और थोड़ी देर बाद रिलीज कर देंगे। वो मैंने फौरन उनका फोन ट्राई करा पर उनका फोन स्विच ऑफ, तो कभी उनका फोन स्विच ऑफ नहीं होता था। 26 तारीख को अरेस्टिंग के बाद जो उसके FIR 59 में जब उनको अरेस्ट कर लेते हैं तो एक तो उनका फिजिकल टॉर्चर वो हुआ था जो जगतपुरी थाने में हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने कोशिश करी उनको हॉस्पिटलाइज करवा दिया जाए। उनको डायबिटीज था, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता था, उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। मैं नेक्स्ट डे उनको मिलने भी गई थी। 27 तारीख को सुबह जब मंडोली जेल में मिलने गई
तो मैंने उनको व्हील चेयर पे आते हुए देखा। उनके हाथों पे निशान थे डंडों के, उनके बाल नोचे हुए थे यहाँ से, उनकी दाढ़ी उखाड़ी गई थी, पूरा यहाँ से दाढ़ी के बाल नहीं थे, उनके चेहरे पे खरोंचने के निशान थे, नेल्स के निशान थे। तो ये वो हिस्से थे जो मुझे दिखाई दिए थे। तब भी मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि आपके साथ क्या हुआ, क्योंकि वो उनकी हालत दिख रही थी कि उनके साथ क्या करा गया था। उसके बाद उन लोगों को थोड़ा तरस तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हम उनको हॉस्पिटलाइज करवा दें या उनकी फैमिली वालों से ही मिलवा दें। उन्होंने बिल्कुल किसी भी तरीके से रहम नहीं खाया। हम लोगों को मिलने नहीं दिया गया उनसे, आमने सामने भी नहीं मिलने दिया गया। जैसे शीशे को उस तरफ बोल इस तरफ हम बात करते हैं, बस उसी तरीके से बात करी गई। उसके बाद उनको जब हमें पता चला कि उनको पूछताछ के लिए ये लोधी रोड लेके गए हैं स्पेशल सेल वाले। हमें ये नहीं पता था कि स्पेशल सेल में क्या है, क्यों ले गए हैं, अब किस बात की पूछताछ हो रही है, किस तरीके की अरेस्टिंग है, ये नहीं पता था। पर एक के बाद एक उनको स्पेशल सेल में 2 दिन के लिए रखा, फिर 4 दिन के लिए उसमें उनकी वो लेके आए थे कि हम इनको यहाँ रखेंगे। फिर उसके बाद करते करते उनको 14 दिन के लिए वहाँ रखा। तो एक तो वो इंसान अपने पैरों से बहुत तकलीफ में था, फिर उसको 14 दिन के लिए अपने पास रखते हैं, वो पूछताछ करते हैं, वो मेंटली जो उनको टॉर्चर किया गया वहाँ, शायद वो चाह रहे थे कि वो खुद से कुछ बोले या किसी का नाम ले लें, या ऊपर वाला जानता है कि क्या उनके साथ हुआ, क्योंकि हमें उनसे सही से बात नहीं करने दी जाती थी। मैं एक बार मिलने भी गई थी, तो 1-2 बार, तो मैं और मेरे हस्बैंड बैठते थे तो पास में कोई ना कोई बैठा रहता है, तो बात नहीं करने दे सकते थे ज़्यादा। तो उसके बाद में जब वहाँ से दोबारा अंदर गए, फिर पता चला कि एक और FIR कर दी इन लोगों ने। अब वो कौन सी FIR 101 क्राइम ब्रांच, सेम चार्जेस, बट उसके ऊपर UAPA नहीं था। तो हमें ये समझ में बहुत मुझे तो बहुत दिन बाद ये समझ में आया कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि इनको अंदर ही रखें। ये चीज़ बहुत दिनों बाद समझ में आई। बट इन लोगों का रवैया किस तरीके से था, इतने बुरा से टॉर्चर करे हुए इंसान को आप लोग इतने दिन के लिए 14 दिन के लिए वहाँ, 5 दिन के लिए फिर क्राइम ब्रांच वाले रखते हैं और पूछताछ पे पूछताछ। तो उनको खुद को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि यार क्या शायद मैंने कुछ गलत कर दिया। उन्होंने मुझसे भी ये बात बोली। तो एक इंसान का आप लोग सोच के देखिए कि आपको एक कमरे में बिठा के 5 से 7 पुलिस वाले, 2 ही पुलिस वाले सोच लीजिए अपने लिए कि 2 पुलिस वाले आपको एक कमरे में बिठा के बैठे हुए हैं और आपके ऊपर खड़े हुए हैं कि बताओ, करो, बोलो, कुछ बोलो, तो आपको खुद सोचने में मजबूर हो जाओगे कि हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। उनकी गलती सिर्फ और सिर्फ इतनी थी कि वो मजलूमों के लिए और जितने भी लोग सताए हुए थे उनके लिए सड़कों पे उतर के आवाज उठाते थे। हौसला टूट जाता। आप लोग खालिद सैफी की प्रोफाइल्स देखिए, उनको जानिए, उनको आप पहचानेंगे, उनको देखेंगे कि आप CA NRC के प्रोटेस्ट से लेकर उन्होंने हर मॉब लिंचिंग के लिए सड़कों पे उतर के आवाज उठाई है। चाहे वो JNU के अंदर कोई भी हंगामा या कोई भी किसी भी तरीके की कुछ होता है तो वो वहाँ भी पहुँचते थे, चाहे जामिया हो, चाहे वो किसी भी तरीके की एम्बेसी हो, UP जो भी हो, जहाँ भी कोई मॉब लिंचिंग होती है तो वो हर तरीके से आवाज़ उठाते थे। तो कभी कभी उनके अरेस्टिंग से पहले भी मैं कभी ये सोचती थी, मैं उसको बोलती थी कि कहीं आप ऐसा ना हो कि देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ ये लोग UP में बहुत ज़्यादा बुरा चल रहा था तो कहीं ऐसा ना हो आपको ये लोग फंसा दें। तो कहने लगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, सब है, हम लोग साथ हैं। तो फिर मैं इनके साथ इसी वजह से कि मैं भी देखना चाहती थी कि ये सब होता क्या है। अगर मेरे साथ अचानक से होता कि मैं घर में हूँ और मुझे ये सब प्रोटेस्ट और ये सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है और मेरे हस्बैंड अरेस्ट हो जाते तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं बैठी होती। शायद मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बहुत बड़ा झटका होता है एक सिंगल फैमिली के लिए कि उसके घर का मुखिया जो होता है, जो उसके घर को चलाने वाला होता है, वही अगर अरेस्ट हो जाए तो बहुत मुश्किल हालात हो जाते हैं। मैं उनके साथ कई सारे प्रोटेस्ट में गई, छोटे छोटे प्रोटेस्ट में मैं जाके मिलती थी। मैं नबिया को जाना, मैंने अपेक्षा को जाना, और मैं नताशा देवांगना को नहीं जानती थी, इन लोगों को नहीं मिली थी, मैं गुलफिशा से नहीं मिली हूँ, मिरान को थोड़ा सा जानती थी, आसिफ को जानती थी,
बट इन लोगों को मैं जब कोर्ट रूम में मिलती थी, देखती थी, इन लोगों की हिम्मत देखती थी, तो मुझे उम्मीद लगती थी कि यार नहीं, ये बहुत हिम्मत वाले बच्चे हैं, ये सब बहुत हिम्मत है इन लोगों में। तो अगर इन लोगों में हिम्मत है, जो जेल के अंदर रह के किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं है उन लोगों को, जमीन पे सो रहे हैं, पता नहीं कैसा खाना खा रहे हैं, क्योंकि मेरी खालिद से बात होती है तो वहाँ के खाने के बारे में बताते हैं। तो अगर आप पूछेंगे ना उनके परिवार वालों से या मुझसे पूछेंगे, तो हमारे हलक के नीचे वो खाना नहीं उतरता। जब हम उनका जानते हैं कि वो दाल मिलती है पर उसके अंदर दाल नहीं होती, रोटी वैसी होती है, आप लोग अपने घर में कहते हो कि कच्ची रोटी है, पक्की रोटी है, रोटी के बजाय कच्चा आटा होता है वो। सर्दियों में गर्म पानी नहीं मिलता, जो मिल रहा है ठंडा है, आपको उसी से ही नहाना पड़ेगा। नहाना है तो नहाओ, नहीं नहाना मत नहाओ। आपको गर्मियों में वहां एसी कूलर भी नहीं है, लगा हुआ सब कुछ है, गीजर भी लगे हुए, कूलर भी लगे हुए, पर ना उनको चलाना है ना उनको सही करवाना है। मतलब जो है, गर्मी में आप गर्म फर्श पे सोइए, आप किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं ले सकते। ये उन लोगों के लिए हम लोग ये सोच सकते हैं कि अगर मेरे शौहर ने या गुल ने या अतर ने या आसिफ ने, नताशा ने, दीवाना, किसी ने अगर कुछ करा होता ना, तो हमें ये सबर रहता कि शायद वो अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। बट जिन लोगों ने कुछ करा नहीं, जो लोग दंगा रुकवाने के लिए, खाली दंगे रुकवाने के लिए भटक रहे थे। खालिद की लास्ट पोस्ट देखेंगे आप लोग तो उनका एक एम्बुलेंस के लिए पोस्ट थी कि अगर किसी को भी कोई एम्बुलेंस की, दंगे वाली जगहों पे अगर एम्बुलेंस की जरूरत हो तो वो इन नंबरों पे ट्राई करे, जिनमें खुद खालिद का नंबर था। मतलब ऐसे इंसान को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से टॉर्चर करा जाता है, इस वजह से उसको जेल में रखा जाता है कि वो सबकी आवाज बन रहा था, अपनी बहनों की आवाज बना हुआ था, अपनी बहनों के लिए उनका साथ देने के लिए उनके साथ खड़ा था। इशरत को इसलिए जेल में रखा जाता है कि वो अपने इलाके की बहनों के साथ खड़ी थी। क्या कसूर है खालिद सैफी के बच्चों का, जो 20 महीने से अपने बाप का इंतजार कर रहे हैं। 20 महीने, आप सोच भी नहीं सकते उन 20 महीनों के बारे में। आपके लिए सिर्फ कहना बहुत आसान होता है कि पता ही नहीं चला कि इतने महीने निकल गए। हमसे पूछिए कि वो महीने कैसे गुजर रहे हैं। एक एक दिन, एक एक पल हमारे लिए वो 20-20 महीनों के बराबर है। कभी कभी दिल में आता है कि अगर हक के लिए, सच के लिए आवाज उठाने का इतना भयानक नतीजा होता है तो शायद मैं रोक लेती खालिद को कि अपने बच्चों पे ध्यान दो, अपने घर पे ध्यान दो, पर नहीं रोका जाता उनको, क्योंकि लगता है कि अगर मैं उनको रोकूंगी तो आज सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर बीत रही है। अगर मैंने उनको रोक लिया तो आज सिर्फ मेरे ऊपर बीत रही है, मेरे बच्चों के ऊपर बीत रही है, कल सबके ऊपर बीतेगी वो चीज। अगर मैंने उनको CNRC प्रोटेस्ट में जाने से रोक लिया होता या किसी की आवाज नहीं उठानी, तो शायद खालिद के लिए भी कोई आवाज ना उठाता या गुल के लिए कोई आवाज नहीं उठाता। आप सभी से, मतलब मीडिया ने तो इतना गलत दिखाया है सबके लिए, इतना मीडिया ट्रायल, इतना गलत तरीके से उन लोगों का मीडिया ट्रायल हुआ है। मेरे बच्चों ने मुझसे फोन छीन के रख लिया जब उनके बाप को टीवी के ऊपर आतंकवादी कहा जा रहा है। बड़े बेटे की उम्र 12 साल है, छोटी बेटी 7 साल की हुई है अब, जिसका उसके अब्बू के बिना सेकंड बर्थडे हुआ है। तो सोचिए जब वो अरेस्ट हुए थे तो 5.5 साल की तकरीबन रही होगी वो। मतलब इन 1.5 साल में उस बच्ची तक को इतनी अकल आ गई है कि उसके अब्बू के साथ क्या हुआ है। मेरे बच्चे फोन छीन लेते मेरे हाथ में से अगर कुछ गलत देखते हैं, लोगों के फोन आते हैं। आप उन दिनों का ख्याल भी नहीं लगा सकते कि जब जिस टाइम पे अरेस्ट हुई उसके बाद में लॉकडाउन लग गया, खुद के मतलब आसपास के लोगों ने आना बंद कर दिया था। सिर्फ और सिर्फ खालिद के दोस्त, वो भी जो सब इन्हीं लाइन्स में थे, प्रोटेस्ट में थे या उनके आसपास के या जो भी ये सब करते थे, वही लोग आते थे। बाकी
बहुत सारे रिश्तेदारों ने आना बंद कर दिया, फोन तक करना बंद कर दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके साथ नाम जुड़ गया तो कहीं हमारे पास तक पुलिस ना आ जाए, हमें ना उठा ले या हमसे कुछ ना, हम मतलब सब पीछा छुड़ाने लग गए। यहाँ तक के हालात थे। पूरा लॉकडाउन जब सब लोग ये सोच रहे थे कि हमारा कैसे होगा, हम कैसे रहेंगे, वो वक्त सोचिए आप हमारा कैसे गुजरा होगा। रोड पे से मतलब पुलिस की गाड़ी भी गुजरती थी ना तो हमें डर लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारे लिए तो नहीं आई है, हमसे पूछताछ तो करने नहीं आई है। मतलब बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सभी के लिए आवाज उठाया करिए, क्योंकि मेरी बस यही दुआ है कि ये सिलसिला यही रुक जाए और किसी के लिए ना, ऊपर वाले से दुआ है कि किसी की अरेस्टिंग ना हो, यूएपीए खत्म कर दिया जाए। यूएपीए मतलब केस ही, अगर जो चार्जेस इन लोगों ने 101 में लगाए हैं, सेम चार्जेस 59 में भी हैं, बट 59 के अंदर इन लोगों ने यूएपीए लगाए हुए हैं। अगर 59 हटा देते हैं तो जिस तरीके से 101 में बेल मिली है 59 में भी मिल सकती हैं। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप इसी तरीके से हमारा साथ देते रहिए।